अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोजेनेसिस, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का। लिविंगस्टन की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी कि इस टॉपिक में जो बेसिक टर्म्स हैं पहले हमें वो पता होनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैथोजन क्या होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता हो उसे हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों में पैथोजन की टाइप है, पर आगे हमारे पास अगली टर्म जो है हमारे पास है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अब जो पैथोजन है ना, वो ये है कि अगर वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे होस्ट में डिजीज़ कॉज करता है जो जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, जबकि जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है वो जो है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट ऑर्गेनिज्म में कम ही जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। यानी कि ये पैथोजन जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, वो उन ऑर्गन होस्ट में डिजीज़ कॉज करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता। तो हम मेडिकल टर्म में कह सकते हैं कि ये इम्यूनो डेफिशिएंट या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनस होते हैं, ये उनमें डिजीज़ कॉज करता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास ये दो टर्म्स हो गई। तो फिर दूसरी टर्म हमारे पास है वायरुलेंस क्या होती है, ठीक है। वायरुलेंस का मतलब होता है कि एक पैथोजन में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। उस कैपेबिलिटी को हम वायरुलेंस कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी, ठीक है। अब हम किन किन चीज़ों से वायरुलेंस को मेजर करते हैं वो हम देख लेते हैं। वायरुलेंस जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज़। जैसे कि वायरुलेंस डिटर्मिन हम ऐसे करेंगे कि कितने ऑर्गेनिजम्स चाहिए एक होस्ट में डिजीज़ कॉज करने के लिए। तो जितने कम ऑर्गेनिजम्स चाहिए होंगे डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो हम कहेंगे उतना ही वायरुलेंट है ये पैथोजन, ठीक है। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स चाहिए होंगे डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो हम कहेंगे कि इसकी जो वायरुलेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो ये वायरुलेंस होगी हमारे पास। अब हमारे पास आगे टर्म्स हैं लीथल डोज और इन्फेक्शियस डोज। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ये हमें पता होनी चाहिए टर्म्स। LD50 अगर आप दिखे तो ये होता है 50% लीथल डोज। इसका मतलब होता है कि कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए हाफ ऑफ द होस्ट को किल करने के लिए, उसे हम कहते हैं 50% लीथल डोज। और 50% इन्फेक्शियस डोज क्या होता है, कितने ऑर्गेनिजम्स चाहिए हाफ ऑफ द होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कितने ऑर्गेनिजम्स चाहिए, उसे हम ID50 कहते हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होती हैं टू डिटर्मिन और मेजर वायरुलेंस, ठीक है। अब हमारे पास है, उन्होंने आगे बताया, जैसे मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि अगर ऑर्गेनिजम्स कम चाहिए होंगे डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो वायरुलेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन्होंने भी ये बताया ऑर्गेनिज्म विद लोअर LD आर सेड टू बी मोर वायरुलेंट। इसका भी यही मतलब है ना कि अगर लोअर LD का मतलब है कि कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो अगर कम चाहिए तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा वायरुलेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर। आई होप कि समझ आ गई होगी इस टॉपिक की आप लोगों को। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है इन्फेक्शियस डोज। इन्फेक्शियस डोज क्या होता है, इन्फेक्शियस डोज ये होता है कि जो है वो कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, ये अलग अलग हर चीज़ में अलग होता है। इन्फेक्शियस डोज जो है एक टर्म, इसका भी यही मतलब है कि कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए डिजीज़ कॉज करने के लिए। बस उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की है कि हर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इन्फेक्शियस डोज जो है वो वेरी करता है, सेम नहीं होता हर किसी में। इसके लिए जो हमें एग्जांपल दी गई है उसमें है हमारे पास कि एक बैक्टीरिया है शिगेला और दूसरा है सैल्मोनेला। ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो डायरिया ही कॉज करते हैं, लेकिन ये है कि जो शिगेला है उसका इन्फेक्शियस डोज कम है, 100 ऑर्गेनिज्म से भी कम है, जबकि सैल्मोनेला का डोज जो है वो 1 लाख के बराबर है। तो किसका डोज कम हुआ है, शिगेला का। इसका मतलब है कि शिगेला ज़्यादा वायरुलेंट है। कौन ज़्यादा वायरुलेंट है, शिगेला, क्योंकि इसका डोज कम है, इसको कम ऑर्गेनिजम्स चाहिए डिजीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि इन्फेक्शियस डोज जो है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। क्या वजह है कि कुछ में जो है वो कम ऑर्गेनिज्म चाहिए, कुछ में ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है वायरुलेंस फैक्टर्स पे। काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनमें पिली हो गया कि कुछ बैक्टीरिया पे ये होती है कुछ में नहीं होती, क्या कुछ में ये है। पिली क्या करता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होस्ट के साथ बैक्टीरिया को बाइंड कराता है। तो जाहिर सी बात है जब बाइंड करेगा तो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो पिली भी एक फैक्टर हो गया। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया वो देखते हैं कि ये बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं।
ये भी वायरल फैक्टर्स अगर करते होंगे तो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। उसके अलावा एक और फैक्टर जो कि कैप्सूल है, कि कैप्सूल प्रेजेंट है कि नहीं। कैप्सूल अगर प्रेजेंट होता है तो वो जो है ना बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, जिस होस्ट में ये डिजीज़ कॉज हो रही है उसमें भी तो कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा ना। तो जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन आता है तो होस्ट जो है उसको यहाँ तो फेगोसाइट कर देता है। इसलिए बैक्टीरिया के पास कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा वही जो है वो उस ज़्यादा वायरुलेंट होगा और डिजीज़ कॉज कर पाएगा। तो कैप्सूल भी एक फैक्टर है, वायरुलेंट फैक्टर, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डोज कम होगा और जो है वो डिजीज़ कॉज कर पाएगा ज़्यादा। तो ये सारे फैक्टर्स थे। उसके बाद हमारे पास है पैरासाइट। अब इन्होंने बताया पैरासाइट, हम सबको पता है क्या होता है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि होस्ट पे डिपेंडेंट होता है और उसे हार्म करता है, इन टर्न हार्म करता है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी एक काइंड ऑफ पैरासाइट ही हुआ, क्योंकि वो भी जो है वो होस्ट को के ऊपर डिपेंड करता है और उसको फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं होस्ट पे वो ख़तरनाक होते हैं। तो वो भी काइंड ऑफ पैरासाइट ही हुआ। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी टर्म्स यूज़ हुई हैं, क्योंकि अब देखें हर जगह वेराइटी है, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं है, वेराइटी है। तो बैक्टीरिया भी जो है वो सारे के सारे पैरासाइट नहीं है। कुछ जो है हमारे पास ऑब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, टाइप्स हैं आगे। ऑब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, हम ये चीज़ वायरस में भी पढ़ चुके हैं एफएससी में, अगर आप सब लोगों को याद हो तो। ऑब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट वो होते हैं जो कि सिर्फ होस्ट में ही ग्रो कर सकते हैं, यानी कि होस्ट का जो डीएनए है, होस्ट की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसे यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं और कहीं भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है क्लैमाइडिया और रिकेट्सिया। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये याद करनी, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव से टर्म से जाहिर होता है कि ये कहीं भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी, और किसी कल्चर मीडिया में भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो जनरल टर्म होती है पैरासाइट की, उसमें हमारे पास एग्जांपल है प्रोटोजोआ की और हेलमिन्थ्स की, यानी कि वो भी पैरासाइट कंसिडर होते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे, बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया तो यू कैन आस्क। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि वाई डू पीपल गेट इन्फेक्शियस डिजीज़। पहले हमने जनरल टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, अब हम देखते हैं कि लोगों को इन्फेक्शंस जो है वो क्यों होती है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो डिज़ीज़ है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो जब हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि हम उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट डिफेंस कर सकते हैं। तो एक टर्म है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक है होस्ट डिफेंस। तो डिज़ीज़ तभी कॉज होती है जब होस्ट का डिफेंस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हार जाता है। ठीक है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फेवर में जो है वो चीज़ आ गई हो, तो तब हम जो है डिज़ीज़ हमें कॉज होती है। ठीक है, जब होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ जाता है। अब उन्होंने कहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करते हैं कि वो डिजीज़ कॉज कर सके, या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो होस्ट के ऊपर तरजीह देते हैं, उसे सुप्रीम करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी में हैं, और दूसरा है उनकी वायरुलेंस कितनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसको इफ़ेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन के। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म ज़्यादा वायरुलेंट है तो उसकी तादाद अगर कम भी हो तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन अगर वो वायरुलेंट नहीं है इतना, तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा चाहिए होंगे ताकि वो डिज़ीज़ कॉज कर सके। तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया है कि अब हमारे पास जो इस पैराग्राफ में चीज़ डिस्कस की गई है उसमें उन्होंने बताया है कि कौन सा स्पेसिफिक वायरुलेंट फैक्टर्स जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ को जो कॉज करेगा वो एक स्पेसिफिक वायरुलेंट फैक्टर होगा। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि ई कोली जो है जब वो वाटरी डायरिया कॉज करेगा तो वो एक स्पेसिफिक एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा, लेकिन वही ई कोली एक और टाइप का एक्सोटॉक्सिन जब रिलीज़ करेगा तो वो ब्लडी डायरिया कॉज करेगा। तो जो वायरुलेंट फैक्टर रिलीज़ होगा, एक स्पेसिफिक वायरुलेंट फैक्टर एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज कराएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया है। अब उसके बाद उन्होंने इस पैराग्राफ में हमसे डिस्कस किया है कि
होस्ट का जो डिफेंस है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि डिजीज़ कॉज कराएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि होस्ट में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो हम सबको पता है कि होस्ट में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, मेन जो है हम उसे इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है इननेट इम्यूनिटी और एक है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का हम लोग को हो गया कि इम्यूनिटी है होस्ट का डिफेंस, ठीक है। तो कोई भी अगर इम्यूनिटी में डिसऑर्डर आएगा तो वो क्या करेगा, फिर हमारा सारा कुछ जो है वो ऑर्गेनिज्म के फेवर में कर देगा और डिजीज़ कॉज हो जाएगी। यानी कि हमारी इम्यूनिटी में अगर कोई भी फॉल्ट आएगा, कोई भी रिडक्शन आएगी तो हमें डिजीज़ कॉज हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये है कि उनमें एग्जांपल्स क्या हैं। ज़्यादातर जो है वो हमारे पास जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि ए गैमा ग्लोबिनीमिया हो गया, यानी कि गैमा ग्लोबुलिन्स नहीं बन रहे। उसके अलावा एड्स वगैरह हो गया, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो ये सब जो है वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होगी, क्योंकि होस्ट जो है उसका डिफेंस सिस्टम फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ था कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो उनमें फिर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिसमें पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चला जाता है, लेकिन फिर कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा होस्ट का जो डिफेंस सिस्टम है वो माइक्रोब के ख़िलाफ़ लड़ने में जो है वो कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज नहीं होती, जबकि ऑर्गेनिज्म अंदर जा चुका होता है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस, यानी कि इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर प्रेजेंट होता है फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो फिर सवाल ये होता है कि ऐसी इन्फेक्शंस का पता कैसे चलता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर मौजूद हैं। वो ऐसे पता चलता है कि जब हम सीरम टेस्ट करते हैं पेशेंट का, तो उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उससे पता चलता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर इन्वेड कर चुका है, क्योंकि ब्लड में फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक था ये टॉपिक। इफ़ यू हैव जी, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। और हम इसको समराइज़ कर लेते हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैथोजन का पढ़ा कि वो पैथोजन वो माइक्रोब है जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो है जो सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, उनमें ही डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक इम्यून सिस्टम वालों में नहीं कर सकता। उसके अलावा वायरुलेंस क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़ ऑफ एनी पैथोजन इज वायरुलेंस, यानी कि पैथोजेनिसिटी कितनी है उसकी। वायरुलेंस को हम कैसे डिटर्मिन करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज़, यानी कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए डिजीज़ कॉज करने के लिए तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म इतना वायरुलेंट नहीं है। लेकिन अगर कम चाहिए ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करने के लिए तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वायलेंट है। उसके बाद हमने लीथल डोज की बात की, इन्फेक्शस डोज की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शस डोज जो है वो हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। जैसे शिंगेला और सैल्मोनेला दोनों डायरिया कॉज करते हैं, लेकिन शिंगेला जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम चाहिए डिजीज़ कॉज करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा वायलेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ये वायरुलेंस जो है वो वायरल फैक्टर पे डिपेंड करती है। वायरल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आता है? पिली आती है, कैप्सूल आता है, और ये सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से वायरुलेंस ज़्यादा हो जाती है। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जिसमें हमारे पास पैरासाइट आता है, ओब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओब्लिक इंट्रासेलुलर वो होते हैं जो सिर्फ सेल्स में ही जो है वो ग्रो करते हैं होस्ट के। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। दूसरा हमारे पास है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो कि हर जगह ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ यही था। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि वाई डू पीपल गेट इन्फेक्शस डिजीज़। तो जब होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ जाए तो हमें डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं? एक तो है कि कितने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म अगर ज़्यादा हों बॉडी में तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो है वो वायरुलेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ की वायरुलेंस ज़्यादा हो तो फिर कम नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म से भी जो है वो डिजीज़ कॉज हो सकती है। फिर मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक वायरुलेंस फैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि वाटरी डायरिया के लिए कोली अलग वायरुलेंस फैक्टर रिलीज़ करता है और ब्लडी डायरिया के लिए अलग, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया होस्ट की जो इम्यूनिटी होती है उसकी टाइप्स बताई, और अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो हमें डिजीज़ कॉज हो सकती है। वो ज़्यादातर जो फॉल्ट्स होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि अगर पर्सन के अंदर ऑर्गेनिज्म चले जाए और फिर भी डिजीज़ कॉज ना हो, इसका मतलब है कि होस्ट का डिफेंस जो है वो जीत गया है, ठीक है, वो कामयाब हो गया है और फिर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। मैं अगले टॉपिक्स भी जल्द अपलोड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।